वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब ग्लूकोज का बनना। अब ग्लूकोज नॉर्मली तो हम लोग डाइट में ले रहे हैं, हमें ग्लूकोज नहीं चाहिए। जब हम खाना खा रहे हैं तब तक नहीं चाहिए। जब हम खाना नहीं खा रहे स्टार्वेशन में, तब हमें ग्लूकोज चाहिए। और वो ग्लूकोज कैसे बनेगी? फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे हमारे पास है ग्लिसरॉल जो कि अल्कोहल है। 2 पे हमारे पास आ जाता है लैक्टेट जो कि एसिड है, और अमाइनो एसिड ये भी हमारे पास प्रोटीन्स के प्रीकर्सर है। ये 3 सोर्सेज से हमारे पास जो है वो ग्लूकोज बनना स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम ग्लिसरॉल, लैक्टेट एंड अमाइनो एसिड। इस प्रोसेस को हम कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लिसरॉल की अगर हम बात करें तो ग्लिसरॉल में सबसे पहले आता है हमारे पास ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल की अगर हम बात करें तो ग्लिसरॉल की हाइड्रोलिसिस से, ग्लिसरॉल हमें ट्राइग्लिसराइड की हाइड्रोलिसिस से मिलता है। मतलब जब एडिपोज टिश्यू से ट्राइग्लिसराइड्स बाहर निकलते हैं तो उनको जब हम तोड़ेंगे तो हमारे पास फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलेंगे। ग्लिसरॉल के ऊपर फॉस्फोराइलेशन कराएंगे थ्रू ग्लिसरॉल काइनेज। काइनेज जो है वो फॉस्फोराइलेशन कराता है, फिर उससे हमारे पास ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बनेगा। उसको जब हम डिहाइड्रोजनेट करेंगे तो DHAP जो कि हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के अंदर एक कंपाउंड था वो बन जाएगा। उससे हम रिवर्स ग्लाइकोलिसिस करके, तकरीबन रिवर्स ग्लाइकोलिसिस करके हम ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि ग्लूकोज प्रोड्यूस करा लेंगे। एक प्रोसेस ये हो गया। दूसरा प्रोसेस है हमारे पास कोरी साइकिल। कोरी साइकिल ये होता है कि हमारे पास लैक्टेट, जब हम मसल्स एक्सरसाइज करते हैं तो ग्लूकोज से हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू लैक्टेट प्रोड्यूस होता है। वो लैक्टेट जो है वो हमारे पास थ्रू ब्लड लिवर में चला जाता है, वहाँ पे फिर से लैक्टेट से पायरोवेट, और पायरोवेट से वापस जो है वो ग्लूकोज बन जाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो जाती है। और इस साइकिल को हम ग्लूकोज वापस मसल में आके यूटिलाइज हो जाता है। इस पूरे साइकिल को हम कहते हैं कोरी साइकिल। एनारोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में ग्लूकोज से लैक्टेट प्रोड्यूस होगा। लैक्टेट जो है वो हमारे पास ब्लड के थ्रू जाएगा लिवर में, वहाँ पे दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वापस से वो ग्लूकोज रीयूटिलाइज हो जाएगा। इसको हम कहेंगे कोरी साइकिल। थर्ड है अमाइनो एसिड्स के हमारे पास हाइड्रोलिसिस से। अमाइनो एसिड हमारे पास टिश्यू प्रोटीन की, अमाइनो एसिड जो है टिश्यू प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस में मिलते हैं। वो हमारे पास अल्फा कीटो एसिड्स के सोर्स होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पीछे भी देखा था TCA साइकिल के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर बहुत सारे अमाइनो एसिड्स एंटर हो रहे थे। ये वो डायग्राम है जो मैंने पहले भी दिखाई थी। अमाइनो एसिड पायरोवेट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, ऑक्सैलोएसिटेट, फ्यूमारेट, अल्फा कीटो क्लोरारेट और सक्सिनाइल को है। ये बहुत सारे अमाइनो एसिड, मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स हैं। ये हमने अगले अमाइनो एसिड वाले चैप्टर में स्टडी करने हैं। इसके जरिए हम ग्लूकोनियोजेनेसिस करा सकते हैं। तो हमने रिएक्शंस सबस्ट्रेट्स तो देख लिए जिनके जरिए ग्लूकोनियोजेनेसिस या ग्लूकोज जो है वो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से प्रोड्यूस हो रही थी। अब हम वो रिएक्शंस देखेंगे जहाँ पे हमें ग्लाइकोलिसिस से थोड़ा सा रिवर्सल चाहिए, बाकी स्टेप जो है वो ग्लाइकोलिसिस के ऑपोजिट है। जो 3 इरिवर्सिबल स्टेप थे या रेगुलेटिंग स्टेप थे हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के, वही हमारे पास यहाँ ग्लूकोनियोजेनेसिस में हमने उनको बाईपास करना है। सबसे पहला स्टेप पायरोवेट से फॉस्फोइनोल पायरोवेट में कन्वर्ट करना। इसके लिए हमारे पास क्या है कि पहले ये जो है पायरोवेट, इसकी कार्बोक्सिलेशन करके पायरोवेट कार्बोक्सिलेज की फॉर्म में इसको बनाते हैं ऑक्सैलोएसिटेट, और फिर इसकी हमारे पास फॉस्फोराइलेशन करके तो हम बनाते हैं फॉस्फोइनोल पायरोवेट। ये हमारे पास पायरोवेट जो बना हुआ है, ये पायरोवेट जो है हमारे पास ऑक्सैलोएसिटेट में थ्रू कार्बोक्सिलेशन कन्वर्ट होगा। और एंजाइम कौन सा यूज होगा? पायरोवेट कार्बोक्सिलेज। पायरोवेट कार्बोक्सिलेज जो है ऑक्सैलोएसिटेट बन गया। ऑक्सैलोएसिटेट डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया को क्रॉस करके बाहर नहीं जा सकता, इसलिए हम उसको मेलेट में कन्वर्ट करा देंगे बाय एडिशन ऑफ NADH। मेलेट बाहर जाएगा, वापस से ऑक्सैलोएसिटेट में कन्वर्ट होगा बाय प्रोडक्शन ऑफ NADH। और फिर हमारे पास मेलेट डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पे एंजाइम है मेलेट डिहाइड्रोजिनेज माइटोकॉन्ड्रिया का, मेलेट डिहाइड्रोजिनेज साइटोसोल का। ऑक्सैलोएसिटेट के अंदर फिर हम कराएंगे डीकार्बोक्सिलेशन और साथ में कार्बोक्सी काइनेज है ना, तो एक ATP या GTP कोई भी एनर्जी कंपाउंड जो है वो यूज हो सकता है या प्रोड्यूस हो सकता है। तो यहाँ पे GTP में कन्वर्ट हो रही है और पेप बन गया। दोबारा से अगर रिवाइज करें तो हमारे पास पायरोवेट था, पायरोवेट से बन गया ऑक्सैलोएसिटेट थ्रू कार्बोक्सिलेशन, पायरोवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम हो गया। यहाँ पे ऑक्सैलोएसिटेट जो है वो क्रॉस नहीं कर सकता माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को, तो इसको हमने रिड्यूस कर दिया इनटू मेलेट थ्रू मेलेट डिहाइड्रोजिनेज। मेलेट क्रॉस किया, मेलेट जो है उसको वापस ऑक्सैलोएसिटेट में कन्वर्ट किया, जब वो साइटोसोल में आया थ्रू मेलेट डिहाइड्रोजिनेज साइटोसोल वाला, वहाँ पे हमारे पास नेट से NADH बन गया। ऑक्सैलोएसिटेट जो है वो फिर पायरोवेट कार्बोक्सिलेज फॉस्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सी काइनेज, पेप-C के इसका नाम है, उससे हमारे पास पेप में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड लीव करेगी इसको और एक GTP का मॉलिक्यूल के अंदर ऐड करेंगे। तो एक स्टेप का हमने रिवर्सल कर लिया। फिर इससे पीछे फॉस्फोइनोल पायरोवेट बन गया। फॉस्फोइनोल पायरोवेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट वो G3P और DHAP में कन्वर्ट होगा, वो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। अब ये एक और स्टेप है जहाँ पे हमने रिवर्सल करनी है। यहाँ पे सिंपली क्या होगा कि हमने ना जो हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है ना, उसको हमने डीफॉस्फोराइलेट कराना है थ्रू फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज, उसमें कन्वर्ट हो जाना सिंपली इनटू द इस रिएक्शन में हमने फॉस्फेटेज डोमेन जो है ना, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज की हमने कहा था कि 2 डोमेन्स हैं, PFK2 और फॉस्फेट डोमेन, फॉस्फो बिसफॉस्फेटेज, फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेटेज। ग्लूकोनियोजेनेसिस कब हो रही है? जब हमारे पास ग्लूकोज हमें चाहिए। ग्लूकोज जब हमें चाहिए होती है ब्लड में, तो हमारे पास ग्लूकागॉन का लेवल हाई होता है। ग्लूकागॉन जो है वो ATP को साइक्लिक AMP में कन्वर्ट करेगा, वो प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट कराएगा। वो क्या करेगा? हमारे पास जो इसकी फॉस्फेटेज डोमेन है ना, उसको एक्टिव करा देगा। और हमारे पास जो दूसरी डोमेन है इसकी फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 की, जो कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर यूज हो रही थी, उसको इनएक्टिव करा देगा। इससे क्या होगा कि फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फेटेज डोमेन के एक्शन की वजह से। 6 फॉस्फेट जो है फिर वो ज्यादा से ज्यादा, अब ये सबस्ट्रेट पीछे, तो ये पीछे को जाना स्टार्ट हो जाएगा। और हमारे पास ये वाला जो फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट था वो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस को फेवर कर रहा था। जब ये नहीं आएगा तो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस जो है वो कम हो जाएगी और ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो ज्यादा हो जाएगी। दोबारा से अगर हम देखें लो इंसुलिन हाई ग्लूकागॉन में हमारे पास साइक्लिक AMP ज्यादा बनेगा। प्रोटीन काइनेज A जो है वो जाके ATP की यूटिलाइजेशन से हमारे पास यहाँ पे करा देगा फॉस्फोराइलेशन इसकी काइनेज डोमेन की, और फॉस्फेटेज डोमेन जो है एक्टिव हो जाएगा। फॉस्फेटेज डोमेन क्या करेगा? फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट
फॉस्फेट से फॉस्फेट को रिमूव करके हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना देगा। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो रिवर्सल स्टेप से ग्लूकोज बनाएगा। ये वाला स्टेप भी हो गया हमारे पास, जहाँ पे हमने यूज कर लिया फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज। फिर हमने यहाँ से गए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में थ्रू अकॉनिटेज, और फिर हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज बनाना है, एक फॉस्फेट रिमूव करना है। यहाँ पे हम एंजाइम यूज करेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। इस टोटल पाथवे को पढ़ें, पायरोवेट से ऑक्सैलोएसीटेट में चेंज होगा, ऑक्सैलोएसीटेट से ये वापस पायरोवेट से ये चेंज होगा ऑक्सैलोएसीटेट में थ्रू कार्बोक्सिलेशन, पायरोवेट कार्बोक्सिलेशन एंजाइम यूज होगा। फिर ये हमारे पास कार्बोक्सी काइनेज की मदद से पेप में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव होगी और एक जीटीपी यूज होगा। फिर ये हमारे पास 2-फॉस्फोग्लिसरेट, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, T3P और DHAP में कन्वर्ट होगा। फिर ये हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे फॉस्फेटेज एक्ट करेगा फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज, और हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा 6 फॉस्फेट में, और इसकी रेगुलेशन थ्रू ग्लूकागॉन होगी। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा थ्रू अकॉनिटेज, और फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे फॉस्फेटेज एक्ट करेगा और ग्लूकोज में वो कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि तीनों जो इरिवर्सिबल स्टेप थे उनको हमने रिवर्स कर लिया और बाईपास कर लिया। ये जो एक एंजाइम हमने बीच में पढ़ा था पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, इसके ऊपर बायोटिन अटैच होता है, और इस रिएक्शन को हमारे पास जो है ना इसकी लाइसिन डोमेन पे हमारे पास पायरुवेट अटैच होता है और एसिटाइल को इस रिएक्शन को जो है वो ज्यादा करता है। इसके बाद ग्लूकोनियोजेनेसिस की रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लूकागॉन सबसे पहले रेगुलेट करेगा, जो कि PFK1 की इनहिबिशन कराएगा, साइक्लिक AMP से पेप्सिके की ट्रांसक्रिप्शन ज्यादा करा देगा। दूसरा प्रोटीन काइनेज A से हमारे पास जो है वो फॉस्फोराइलेज एक्टिविटी जो है वो ज्यादा करेगा, फॉस्फेटेज एक्टिविटी वाली वो ज्यादा करेगा। दूसरी बात सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी पे है, जितने अमीनो एसिड ज्यादा होंगे और इंसुलिन कम होगी, मोबिलाइजेशन होगी अमीनो एसिड्स की। तीसरी बात है एलोस्टेरिक एक्टिवेशन बाय एसिटाइल को है। ये हमने देख लिया कि पायरुवेट को जो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज में कन्वर्ट करा तो एसिटाइल को जो है वो हमारे पास PDH कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट कर रहा था। PDH कॉम्प्लेक्स से अगर ये गुजर जाता है तो हमारे पास आगे ग्लाइकोलाइसिस होनी थी, जबकि ये फॉस्फो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को एक्टिव कर रहा है एलोस्टेरिकली और इसको एलोस्टेरिकली इनहिबिट कर रहा है एसिटाइल को। और इसके अलावा AMP की इनहिबिशन हो रही है, AMP जो है वो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज को नेगेटिव दे रहा है। AMP मीन एनर्जी कम होगी तो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज वाली एक्टिविटी कम हो जाएगी और ग्लाइकोलाइसिस शुरू हो जाएगी। और AMP अगर ज्यादा होगी तो हमारे पास PFK1 वाली जो है AMP अगर ज्यादा कम होगी मतलब ज्यादा होगी, यानी कि एनर्जी हमारे पास बॉडी में कम है तो हमें ग्लूकोज चाहिए, ग्लाइकोलाइसिस चाहिए जहाँ से ATP हमारे पास प्रोड्यूस हो, तो हम फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज को AMP जो है वो नेगेटिवली